डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन अमेरिका से भी प्रेम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फिर से टफ नेगोशिएटर कहा। ये देखिए, ये शब्द उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किए हैं। इसी के साथ आपको बताऊं जो बड़ी बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, एक बड़ी खबर आपको फिर बता रही हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत पर हमला होगा तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। यह बहुत बड़ा बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति का। भारत पर हमला हुआ तो हम भारत के साथ होंगे। नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया, जरा सुनिए। Well, I said it. As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. तो आपने सुना कि कैसे भारत पर हमले की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो भारत के साथ खड़े रहेगा अमेरिका। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बैठक हुई है और उस बैठक के बाद जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो आपको दिखा रही हूं। बड़ी बातें निकल कर आ रही वो आपको दिखा रही हूं। भारत पर हमला हुआ तो हम भारत के साथ होंगे। तो ये आपको बता रही हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान है। अब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और इसी के साथ उन्होंने सीधे सीधे भारत पर हमले के साथ की बात कह दी है। बहुत बड़ा बयान है। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, भारत पर हमला तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। अभी ऐसा बयान अगर डोनाल्ड ट्रंप देंगे तो इससे जो एक इससे सुर्खियां और देशों में भी बटोरेगा ये बयान, जाहिर है। बिल्कुल, देखिए, तीन चीज़ें हैं जो इस बायलैटरल से साफ सामने आई हैं। भारत यूएस का जो ट्रेड डील है वो सही रास्ते पे है और भारत और यूएस दोनों चाहते हैं कि वो ट्रेड डील जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। दूसरा, स्टेट ऑफ हार्मोज पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है कि नाविकों की सुरक्षा को भी जो एमओयू साइन होने वाला है ईरान और यूएस के बीच में, उसमें शामिल किया जाए। काफ़ी बातें हुई थी कि क्या भारत ये मुद्दा उठाएगा। 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हुई है पिछले एक हफ्ते में, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने वो हमला किया था। अमेरिका इस बात को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री ने वो बात उठाई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात खुलकर आई है, अगर भारत पे हमला होता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। देखिए, ये इस बात को अगर हम संदर्भ में लें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिछले साल कई बातें हुई थी कि किस तरीके से आप बता रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान है। एक एक करके मैं वो सारे बयान बता रही हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। भारत पर हमला तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने कहा कि मोदी भारत से प्यार करते हैं पर अमेरिका से भी प्यार करते हैं। उन्होंने इस रिश्ते की अहमियत और इसका महत्व के बारे में भी बात की। और इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन शब्दों में तारीफ की है, जरा वो आपको बताती हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी काम, कूल और किलर है। अब इसका मतलब क्या है, सोचिए जरा। वो कह रहे काम, कूल और टोटल किलर है नरेंद्र मोदी। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यह भी कहा कि जितने शांत मोदी हैं उतने शांत मैं नहीं हूं, उतना शांत मैं हो भी नहीं सकता। और जो टोटल किलर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, भारतीय प्रधानमंत्री के शांत स्वभाव के बावजूद उनकी मजबूती और बातचीत में माहिर होने की क्षमता को बताने के लिए किया। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तारीफ की है। लेकिन अहम ये नहीं, अहम यह है कि पिछले 16 महीनों में, क्योंकि ये मुलाकात 16 महीने बाद हो रही है, उतार चढ़ाव दोनों रिश्तों में दोनों देशों के रिश्तों में देखा गया। अब आपको बताऊं, एक एक कर एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में कल डोनाल्ड ट्रंप जब सीढ़ी चढ़ रहे थे तो उन्हें नरेंद्र मोदी का हाथ थामना पड़ा। अब तस्वीर यूं तो चंद सेकंड की है, लेकिन संदेश बड़ा है। संदेश ये कि भारत का हाथ तो थामना ही होगा, यानी अमेरिका भारत के बिना अधूरा है। तो ये तस्वीर बड़ी जरूरी है क्योंकि भारत पर अमेरिका की निर्भरता और जरूरत ये दिखा रही है। ये सिर्फ चंद सेकंड की तस्वीर नहीं, भारत का साथ और हाथ दोनों कितना जरूरी है इस तस्वीर से समझ आता है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। तस्वीर ये बताएगी कि कैसे दिल मिलेंगे तो ही गले मिलेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हग डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं और जब भी डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं हमेशा उन्हें गले लगाया है। लेकिन इस बार जब मुलाकात हुई थी तो दिल मिले तभी गले मिलेंगे। इस बार वो मोदी हग नहीं दिखाई दिया, और वो मोदी हग नहीं दिखाई दिया तो इस पर चर्चाएं भी बहुत हुई।
उस पर चर्चाएं भी बहुत हुई हैं, क्योंकि चर्चाओं का सीधा मतलब ये कि पिछले 16 महीने में जो उतार चढ़ाव हुए उनका असर दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच इन तस्वीरों में नजर आता है। और इसीलिए ये तस्वीर जब सामने आई तो इससे बहुत लोगों ने चर्चा की कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ हाथ मिला रहे, गले नहीं मिले। और आज की जब तस्वीर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे गले लगा, आज जब मिले तो दोनों ने किस तरह से एक दूसरे की भी तारीफ की, लेकिन जो संदेश था वो भी स्पष्ट शब्दों में बता दिया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब मैं कहती हूं कि नरेंद्र मोदी ने गले नहीं लगाया या डोनाल्ड ट्रंप के वो गले नहीं लगे, तो उसके पीछे एक अहम बात ये कि 16 महीने में दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें बहुत उतार चढ़ाव आया है। यूएस विदेश नीति पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट की ओर मुड़ी और अप्रैल 2025 में अमेरिका ने सहयोगियों से टैरिफ वॉर छेड़ दी। रूसी तेल खरीद के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवा दिया। मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सितंबर 2025 में चीन के तियानजिंग में एससीओ की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी ने एक तरफा पाबंदी पर सवाल उठाया। एससीओ में पीएम मोदी ने स्वार्थी अर्थव्यवस्था का जिक्र भी किया था और जब वो ये कह रहे थे तो वो सीधे सीधे अमेरिका की भी बात कर रहे थे। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीरें आई थी साथ में। और एससीओ बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैंने एक दोस्त खो दिया। तो ये सारे उतार चढ़ाव इन 16 महीनों में आए। फरवरी 2026 में अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ा। पहले ईरान, फिर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। अब ट्रंप ने युद्ध तो खत्म होने की बात कही है और अब हॉर्मुज खोलने का भी ऐलान किया है, लेकिन पिछले 16 महीने के जो उतार चढ़ाव रहे उनको हटाकर रिश्ते वापस पटरी पर आने में थोड़ा समय तो लगाएंगे। आपको यह बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकत के साथ अपनी बात रखी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अभी अभी बैठक हुई है और उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि एकजुटता और समानता पर आधारित साझेदारी की ओर हमें बढ़ना चाहिए और साझेदारी का संबंध सम्मान से, निर्भरता से नहीं। आज अपनी भरोसा सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति है और उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाया तो यह सबसे अहम था, क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर कहा, कल भी ये कहा था G7 की बैठक में, आज उन्होंने फिर कहा कि भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है, नाविकों को जान गंवानी पड़ी है और ये वो लोग हैं जो देशों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और समुद्री मार्ग पर काम करने वाले लोग सुरक्षित रहे। अब यह बड़ा अहम मैसेज है और संदेश है, क्योंकि इसको लेकर भारत के अंदर बहुत राजनीति हुई और सवाल पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप से यह बात क्यों नहीं उठाई गई, अमेरिका से यह बात क्यों नहीं उठाई गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर आज नरेंद्र मोदी ने नाविकों का मुद्दा उठाया। जरा सुनिए। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। अब आप समझिए कि भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर नाविकों का मुद्दा क्यों उठाया है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि हर भारतीय की जान की कीमत है और जब वैश्विक फैसले लिए जाते हैं तो भारत को दरकिनार करके या फिर किसी भी
और देश को आप दरकिनार करके अपने देश के लिए फैसले नहीं ले सकते। मैं आपको बताना चाहती हूं कि भारत अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार अपनी ताकत दिखाते आए हैं, बार बार आकर नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों करते हैं, और वो जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो वो सीधे सीधे भारत की ताकत का एहसास दिलाते हैं। चीन एशिया की बड़ी ताकत है, समंदर में आक्रामक है, और चीनी आक्रामकता को अमेरिका अकेले रोक नहीं सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। चीन को काबू में रखने के लिए भारत जरूरी है, और ये आज से नहीं, ये अमेरिका बहुत समय से जानता है। दुनिया का 35% समुद्री व्यापार हिंद महासागर से होता है। हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए भारत बहुत जरूरी है। अब भले ही डोनाल्ड ट्रंप इंडो पैसिफिक की जगह सिर्फ पैसिफिक कमांड कर दें, लेकिन वो इंडो कितना जरूरी है ये समझिए। भारत के सहयोग के बिना क्वाड बिल्कुल अधूरा है। अमेरिकी उत्पाद के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यह भी अमेरिका जानता है। भारत अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ग्राहक है, और अगर अमेरिका नहीं तो उसके पास भी बहुत सारे बाजार हैं डिफेंस सप्लाई के लिए। भारत के पास अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चलाने का टैलेंट भी है। बड़ी अमेरिकी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। अमेरिका की तकनीकी तरक्की में भारतीयों का भी बहुत बड़ा हाथ है। सेमीकंडक्टर के बाजार पर अभी चीन का कब्जा है। अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है, और आतंकवाद से लड़ाई में भारत और अमेरिका के साझा हित हैं, यह भी अमेरिका अच्छी तरह जानता है। आतंकवाद रोकने के लिए साथ आना बहुत जरूरी है। अमेरिका की राजनीति में भारत वंशियों का एक दबदबा रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के लिए भारत को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल होगा। बहरहाल बढ़ते आगे, आज की एक और बड़ी खबर पर बात करेंगे इस समय के राजनीतिक मौसम की, जो कि बागियों का मौसम नजर आता है। अब ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी में टूट है। जो टीएमसी से शुरू हुई, उसके बाद उद्धव गुट पर आ गई, और आज समाजवादी पार्टी के अंदर भी टूट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब जरा मैं आपको बताती हूं, टीएमसी में 28 में से 20 सांसदों की बगावत हुई। 3 तस्वीरों पर जरा ध्यान दीजिए। टीएमसी में बगावत हुई है, आप जानते हैं, जिसको लेकर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को 19 जून तक का समय दिया था, जिससे वो पार्टी का भी पक्ष जान सके। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो गए हैं। अब कहा जा रहा है 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ देंगे, उद्धव का साथ छोड़ देंगे। और वहीं तीसरी तस्वीर, जिसके बारे में कल तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से वो चर्चा शुरू हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी में भी एक बड़ी टूट होने वाली है। क्या सपा के अंदर सांसद साथ छोड़ सकते हैं? सपा के अभी 37 सांसद हैं, और क्या इनमें से 25 सांसद साथ छोड़ देंगे? यह आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। यह केशव प्रसाद मौर्य के बयान से ज्यादा बड़ी हो गई। पहले ओम प्रकाश राजभर और उसके बाद केपी मौर्य। बंगाल, महाराष्ट्र के बाद यूपी में बगावत हो गई, इस पर सियासत हो गई। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट का दावा किया। आने वाले सपा में सपा को बड़ा झटका लग सकता है। पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। अब ये टूट महाराष्ट्र और बंगाल से भी बड़ी होगी, ये राजभर कह रहे हैं। सवाल है कि क्या अखिलेश के सांसद भी पार्टी छोड़ेंगे? ओम प्रकाश राजभर के दावे पर अखिलेश यादव क्या बोले? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से काम करती है ये बयान दिया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है, बीजेपी से लड़ना है तो बहादुर लोगों की टीम चाहिए, और जो डर जाएगा वो चला जाएगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो डर गए? अखिलेश यादव इसी बयान से कई बड़े संकेत दे रहे हैं। क्या कोई सपा सांसद डर के पार्टी छोड़ने वाला है? क्या टीएमसी और उद्धव गुट के बाद सपा में टूट होगी? ये बड़ी बात है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या दावा किया, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया। राजभर जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है और सही बोलता है। देखिए, राम गोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए, और देखा दोनों लोगों को मुस्कुराहट है। जहाँ दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी है ना।
तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं, ये नेता हैं सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए, ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार है। आप देखिएगा ना, थोड़े दिन इंतजार करिए, ज़्यादा दिन नहीं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे कुछ ही महीनों पहले सपा में बगावत के दावे किए जा रहे हैं। यूपी में इससे सियासी पारा है। ये जिसका दाना उसका गाना, मंत्री परिषद नहीं पहुंच गया। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बाद अब अचानक समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर दावे होने लगे। क्या 2027 से पहले अखिलेश के खिलाफ उनके अपने ही चक्रव्यूह रच रहे हैं? सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। क्या वाकई सपा के सांसद बीजेपी के संपर्क में थे या फिर टूट का दावा अखिलेश को सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए किया जा रहा है? हालांकि बीजेपी तो अभी कह रही है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। समाजवादी पार्टी और इंडियन अलायंस गठबंधन, ये तमाम लोगों के अंदर, आपस में नेताओं के अंदर जो असंतुष्टि की भावना है वो साफ दिख रही है। और इस पूरे एपिसोड में हम एक ही लाइन कह सकते हैं कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जनता, मतदाता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को सम्मान नहीं मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों का आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है, जनता का भरोसा है। आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है? सब जानते हैं कि जब सत्ता आएगी तब आप सबको दूर कर देंगे, जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो कहेंगे सब साथ आ जाइए। तो दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इन बयानों पर गौर करें तो ये तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बगावत की हवा चल सकती है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि राजभर तो यहाँ तक का दावा कर रहे हैं कि बागी नेताओं के नाम की चिट्ठी अमित शाह को सौंपी जा चुकी है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं दावे में कोई दम नहीं। बताइए, ओम प्रकाश राजभर की बात को हिंदुस्तान में कोई आदमी सीरियसली लेता है? जी, मैंने पहले भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर तब बोलते हैं जब भी बोलते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जब किसी व्यक्ति को वो हो जाता है सन्निपात, तो उसे ये नहीं मालूम होता है कि वो क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसे खुद नहीं मालूम होता है। तो ऐसी बात हमेशा करता है, हमेशा। कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी के टूटना। सवाल ये कि यूपी की सियासत में अगर बगावत का धुआं उठ रहा है तो आखिर आग लगी कहाँ है? क्योंकि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन राजभर के दावे के बाद पूरी समाजवादी पार्टी उन पर हमलावर जरूर दिख रही है। मैंने बोला था घोषी के लोकसभा चुनाव में कि बकाइटिस की बीमारी है, अब उसका इलाज नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हम थोड़े हैं। तीनों बाप बेटा बकाइटिस का है को आप लोग इतना सीरियस ले लेते हो? ये प्रदूषण भी फैलाता है बीमारी। प्रदेश सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर दोगले हैं और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनकी बात को संज्ञान में मत लिया करिए, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वह केवल मंत्री बने रहने के लिए ही, एसी गाड़ी में घूमने के लिए ही बयान देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भले ही बगावत के दावों को बौखलाहट बता रहे हों, लेकिन सपा के साथ मिलकर 27 जीतने का सपना देख रही कांग्रेस इस मामले पर चुप है। खुद की पार्टी में एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन सपा की गारंटी नहीं ले रही। मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं अपने दल की बात कर सकता हूं, दूसरे की बात नहीं कर सकता।
कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है राहुल गांधी के नेतृत्व में और मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार। अब ये तय है कि राजभर ने समाजवादी पार्टी पे टूट का दावा कर अखिलेश पर बड़ा धावा बोल दिया है, लेकिन बात 27 की लड़ाई की है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी आक्रामक है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस लड़ाई में उतरने से पहले ही अखिलेश कमजोर होने वाले हैं? क्या टीएमसी शिवसेना उद्धव गुट के बाद समाजवादी पार्टी भी बगावत के बवंडर में फंसने वाली है? अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी जो कि चुनाव की तैयारी कर रही है और उसमें ही टूट की बात कही जाए तो सपा के कार्यकर्ता कितने गुस्से में होंगे। अब ओम प्रकाश राजभर के इस दावे पर क्या कह रहे हैं सपा के कार्यकर्ता, जरा वो भी सुन लीजिए। उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है, समझ रहे हैं आप, और आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके खुद ही जितने भी एमएलए जीत के आए हैं वो खुद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, खुद लाल टपकाए घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी में आने के लिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो तो शाम को कुछ भी पीते हैं, सुबह कुछ भी पीते हैं। वो तो उनको तो हम लोग तो मेढक की तरह देखते हैं, वो तो मेढक हैं एक तरीका से। ओम प्रकाश राजभर को बिल्कुल 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 ओम प्रकाश राजभर जिनको कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहें और कहाँ चले। तो ओम प्रकाश राजभर के दावों को कैसे सपा के कार्यकर्ता सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन उधर बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर जो दावे किए गए वो सच साबित होने लग रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट पर टूट की तलवार दोबारा लटक गई। 9 में से 6 सांसद आउट ऑफ रीच हैं। अब जरा देखिए, ये कल मैंने खबर आपको दिखाई थी, इस पर माइक ऑन किया था कि कैसे शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं उबुट्टा के, वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। ये बागी गुट एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के सामने आ सकता है और हो वही रहा है। 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। अब ये कौन है? ओमराजे निंबालकर जो कि धाराशिव से सांसद है, नागेश पाटिल अष्टिकर जो कि हिंगोली से सांसद है, संजय जाधव परभणी के सांसद हैं, भाऊ साहेब वाकचोरे जो कि शिरडी से सांसद हैं, वहीं संजय देशमुख यवतमाल वाशिम के सांसद हैं और संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद हैं। तो ये 6 के 6 सांसद अगर उद्धव गुट से अलग हो गए तो उद्धव के पास क्या सिर्फ 3 ही बचेंगे? अब ये सवाल है, क्योंकि उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जिनमें सबसे आगे नाम संजय राउत का है, वो लगातार इन सांसदों पर हमलावर हैं। अब इसी बगावत के बीच संजय राउत, यूपीटी सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई स्पीकर से मिलने संसद पहुंचे। इससे पहले यूपीटी सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा था कि अलग होने वाले किसी भी संभावित गुट को पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता न दी जाए। स्पीकर से अपील की गई कि सदन में शिवसेना यूबीटी को केवल उसके अधिकृत नेता और विप के जरिए एक सिंगल पार्टी के रूप में ही मान्यता दी जाए। अगर बागी सांसदों का कोई गुट मान्यता मांगने आता है तो शिवसेना यूबीटी का पक्ष सुने बिना स्पीकर कोई भी फैसला न ले। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों का कोई पत्र स्पीकर को नहीं मिला है और न ही बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो स्पीकर नियम प्रक्रिया और संविधान के अनुसार ही निर्णय लेंगे। और क्या कुछ बोला है इन सांसदों ने, इन नेताओं ने, जरा वो भी सुन लीजिए। स्पीकर साहब से हमने इतना ही कहा है, अगर कोई आता है शिवसेना का नाम लेके, जी सर, हमने इतना ही कहा है कि नियम और कानून का ध्यान रखिए इस मामले में। जो लोग बोल रहे हैं कि हम बागी हैं या हम अखबार में पढ़ रहे या चैनल पे देख रहे हैं, हमारे तक अब तक कोई आया नहीं है कि हम बागी हो गए हैं। आपके पास अगर कोई आता है तो हमने पहले ही दावे दाखिल किया। स्पीकर साहब को निवेदन दिया कि बाहर जो बाजार में कहा जा रहा है, पता नहीं आपके पास आए कि नहीं आए, तो अगर आ भी गए तो अगर सही भी है खबर अगर समझ लिए तो क्या हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारी संविधान में क्या प्रावधान, कानूनी प्रावधान क्या है, उस प्रावधान का अमल इतना ही कहना है। हमारी चिट्ठी में यही था, कैविएट के तौर पर हमने की है कि भाई अगर कोई ग्रुप आपको आके मिलता है हमारे यहाँ से तो आप उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचें, हमको मिले, वो व्यवस्था न दें, क्योंकि कायदे में जो प्रावधान है वो अलग है और गुट को नहीं दे सकते। गुट कैन नॉट मर्ज। सर, पूरी पार्टी मर्ज होने के लिए 6 का नंबर चाहिए। पार्टी
तो पार्टी मर्ज होगी तब होगा, ग्रुप नहीं हो सकता है। ये प्रावधान है, इट इज शेड्यूल 10। अब खबर यह भी है कि उद्धव और अन्य पार्टी लीडर्स अपने सांसदों से लगातार संपर्क करने और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क भी तो नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद कल यानी 18 जून को शिवसेना यूबीटी ने दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक बुलाई है और इसी बैठक से पहले सांसदों को चेतावनी भी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है। जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे, पार्टी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई कर सकती है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सभी सांसद शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह और उद्धव ठाकरे के नाम पर चुने गए हैं। उन्हें पार्टी के साथ विश्वासघात करने का कोई अधिकार नहीं है। तो सांसद अब या तो इधर जाएं या उधर जाएं, बीच में रहकर काम नहीं चलने वाला है। अब इस पूरे बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है, जरा ये भी समझिए। उद्धव ठाकरे के सांसदों से दूरी सबसे बड़ी वजह है। बागी गुट के सांसद नाराजगी की वजह बता रहे हैं। एक सांसद का कहना है कि जब उद्धव दौरे पर थे तो पूरे दौरे की प्लानिंग और खर्चा उन्होंने ही किया। उसी समय सांसद की पत्नी का निधन हो गया। उद्धव ने ना तो फोन किया और ना घर मिलने आए। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर दिलासा दिया। दूसरे सांसद का कहना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ। एकनाथ शिंदे, फडणवीस ने इलाज में मदद की। उद्धव ठाकरे ने ना तो फोन किया और ना कोई भी मदद की। अब एक और सांसद हैं, वो इसलिए नाराज हैं कि साथ नहीं दिया। लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्टी ने कोई मदद नहीं की। उद्धव से पैसों की मदद मांगी लेकिन मदद नहीं मिली। सांसद के कार्यकर्ता और नेता नाराज होकर चले गए। अब ये बातें सांसदों ने उद्धव के करीबी लोगों को बताई थी। सांसदों की शिकायत है कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। दिल्ली में भी उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। अब सांसदों के मन में भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और ये सारी बातें और ये बगावत इसी से शुरू हुई। इस पर संजय राउत क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे कोण जाताय हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। तो जहां एक तरफ बगावत दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हमला भी दिख रहा है। चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, जहां तीसरी बार ताल ठोकेंगे योगी आदित्यनाथ और तीसरी बार चुनाव में उतरने वाले योगी आदित्यनाथ को 3 वार का भी सामना करना पड़ रहा है। वो 3 वार कहां से हैं, ये आपको दिखाती हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सिर पर है और कुछ महीनों की बात है, लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ पर ये वार कैसे हो रहे हैं। पहला वार अखिलेश यादव का है और वो ब्राह्मण वार है। जी, ब्राह्मण सम्मेलन करा है अखिलेश यादव ने और ब्राह्मण सम्मेलन करके सीधा हमला, सीधे चक्रव्यूह में रखा है योगी आदित्यनाथ को। दूसरा वार अखिलेश यादव के बाद कर रहे हैं राहुल गांधी और उनका प्लान 75 क्या है ये आपको बताऊंगी। इसके जरिए वो योगी को घेर रहे हैं। और तीसरा वार कर रही है मायावती, जो ओबीसी दाव चल रही है और ओबीसी दाव के घेरे में योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए 3 वार कौन से हैं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई। इसमें पार्टी के ब्राह्मण सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेता शामिल हुए। पार्टी इस बैठक से ब्राह्मण समाज के प्रति सम्मान का संदेश देना चाहती है। अब ये पूरा प्लान क्या है, इसमें कैसे योगी आदित्यनाथ घिर जाते हैं, जरा ये भी समझिए। क्योंकि अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी तोड़ने का दावा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, वो कैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा खोल रहे हैं, वो आज आपको बता रही हूं। पहला वार अखिलेश यादव का है। ब्राह्मण वोटरों को पार्टी के साथ लाने की रणनीति बनाई। जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। अखिलेश ब्राह्मणों की मदद से पीडीए का विस्तार चाहते हैं। पीडीए में अल्पसंख्यकों के साथ अगड़ों को भी जोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं उन्होंने पीडीए फॉर्मूला दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब अखिलेश जानते हैं कि ब्राह्मण वोट सत्ता दिला सकता है और यूपी में लगभग 15% ब्राह्मण वोटर है।
12 जिलों में उनका दबदबा है। राजनीतिक रूप से ब्राह्मण ओपिनियन मेकर माने जाते हैं और बीजेपी का वोट बैंक माने जाते हैं। अपने वोट से दूसरी जातियों की वोटिंग पर असर डालते हैं। करीब 115 सीटों पर जीत हार में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ ने बीएसपी को सत्ता दिलाई थी। मायावती के बाद यूपी के ब्राह्मण वोटर बीजेपी से जुड़ गए हैं। अब यूपी में 80 से 90% ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ है। मौजूदा समय में सपा 10 से 15% वोटर भी तोड़े तो समीकरण बदल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ घिर सकते हैं। योगी राष्ट्रवाद, हिंदू एकता का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर भी ब्राह्मण समाज योगी के साथ है। तो अखिलेश के लिए ब्राह्मण वोट में सेंध लगाना यानी सीधे सीधे योगी को चुनौती देना होगा। तो जरा सुनिए, इस पर अखिलेश ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर क्या संदेश जा रहा है, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी से हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं और हर समाज के लोग बड़ी संख्या में साथ आए हैं। समय समय पे पार्टी कार्यालय में हम लोग बैठक करते हैं कि समाज को कैसे और जोड़ा जाए, कैसे उनका साथ और लिया जाए, कैसे उनका सम्मान बचाने के लिए हम लोग काम करें। ये समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और हैं। इनको कोई भरोसा नहीं करेगा। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब नहीं, केवल दिखाने के दांत। तो आपने सुना किस तरह से ब्राह्मण वोटरों को लेकर सियासत हावी है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण वोटर ही नहीं, ओबीसी वोटर और अलग अलग जिलों में उम्मीदवार उतारने को लेकर भी जंग है। एक तरफ मायावती ने आज बैठक की है, उन्होंने ओबीसी नेताओं के साथ बैठक की और उनका पूरा गेम प्लान ये है कि वो 2027 में ओबीसी वोटर का वही समर्थन वापस ला पाए जो 2007 में बसपा को मिला था। अगर ये कोशिश करने में वो थोड़ी भी कामयाब होती है तो इसका सीधा डेंट मिलेगा योगी आदित्यनाथ को। इसीलिए ये दूसरा वार। और वहीं तीसरी तरफ ये भी बता रही हूं कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी हर जिले में उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी तो सीधे सीधे सपा के साथ मिलकर करेगी और सपा और राहुल गांधी का गठबंधन अगर यूपी में हिट हो सकता है, हिट हो जाएगा, तो इसका डेंट भी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए राहुल और कांग्रेस पार्टी कितनी महत्व रखती है यूपी में, वो भी देखना होगा। तो ये 3 बार योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 में महंगे पड़ सकते हैं।